दोस्तों, आज की हमारी कहानी है राहुल और अनीता के नाम। अम्मा, मैंने कह दिया ना, मैं राहुल से शादी नहीं करूंगी। आपको एक बार में समझ क्यों नहीं आता? मैं राहुल के साथ खुश नहीं रह सकती क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े हैं और राहुल उन सपनों को पूरा नहीं कर सकता। आप राहुल से साफ साफ कह दें कि वो आगे से मेरे लिए रिश्ता ना भेजे, वरना मैं उसे ऐसा जवाब दूंगी कि वो सोच भी नहीं सकेगा। मैंने गुस्से में हाथ में रखा हुआ पानी का गिलास जोर से अम्मा के सामने पटक दिया और अपना फैसला सुनाकर वहां से जाने लगी। मेरी अम्मा हैरानी से मुझे सर से पैर तक घूरने लगी और बोली, अनीता, तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? राहुल जैसा अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल है। तुझे तो खुश होना चाहिए, भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, गरीबों को जाकर खाना खिलाना चाहिए कि हमारे जैसे गरीब घर में राहुल का रिश्ता आया है। और तू है कि इस रिश्ते को ठुकरा रही है। आखिर कमी क्या है राहुल में जो तू इस रिश्ते से मना कर रही है? मैंने नाक चढ़ाते हुए वहीं अम्मा के पास टूटी हुई चारपाई पर बैठते हुए कहा, माँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में गुजारी है। अब मैं एक गरीब घर से निकलकर फिर से दूसरे गरीब घर में नहीं जा सकती। मुझे महल चाहिए, महल। अम्मा, देखो ना मेरे हाथ काम करते करते कैसे सख्त हो गए हैं। हालांकि मेरी खूबसूरती तो चांद को भी शर्मिंदा कर देती है। ऐसी खूबसूरत लड़की को तो महलों में ही रहना चाहिए और मैं महलों में ही जाऊंगी, राहुल जैसे गरीब इंसान के घर में नहीं। बस मैंने कह दिया, मुझे राहुल से शादी नहीं करनी। अम्मा मुझे हैरानी से देखती रहीं और कहने लगी, अनीता, तू बिल्कुल पागल हो गई है। हम जैसे गरीब लोगों को सपने देखने की भी इजाज़त नहीं होती, क्योंकि सपने सिर्फ और सिर्फ दुख देते हैं। जब ये सपने टूटते हैं ना, तो दिल बहुत दुखता है। इसीलिए भगवान ने जितना दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ, राहुल जैसा अच्छा रिश्ता हमें फिर कभी नहीं मिल सकता। वो ठीक ठाक नौकरी करता है, महीने के 20,000 कमा लेता है, तेरी अच्छी गुजर हो जाएगी। और देखने में भी कितना खूबसूरत और बांका नौजवान है। अरे, लड़कियां तो उसे देखकर दिल थाम लेती होंगी, और तू है कि ऐसे सोने जैसे रिश्ते को ठुकरा रही है। तेरी तो मति मारी गई है अनीता। मैं गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली आई और ये सोचते हुए बुदबुदाई कि बस मैंने कह दिया, मुझे राहुल से शादी नहीं करना। मुझे किसी अमीर आदमी से ही शादी करनी है, फिर चाहे वो 50 साल का बूढ़ा हो, लंगड़ा हो, या फिर जैसा भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस वो गरीब नहीं होना चाहिए। मुझे गरीबी से सख्त नफरत है। ये कहते हुए मैं अपने कमरे में चली आई थी और अम्मा पीछे से मुझे बुरा भला कहती रह गईं। एक पल के लिए राहुल का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। अम्मा सच कहती थी, राहुल जैसा नेक दिल नौजवान पूरे मोहल्ले में कोई नहीं था। कुछ ही महीने पहले राहुल हमारे घर से 3-4 घर छोड़कर किराए पर रहने आया था। आते जाते वो मुझे देखा करता था और मुझसे बात करने की भी कोशिश करता था, लेकिन मैंने उसे कभी लिफ्ट नहीं कराई थी। मुझे पता था कि वो भी हमारी तरह बेहद गरीब था। उसने एक छोटे पुराने से कमरे वाला मकान किराए पर लिया था। वो सुबह करीब 10 बजे एक छोटा सा बैग कंधे पर डालकर अपनी पुरानी मोटरसाइकिल से नौकरी पर जाता था और शाम को 4 बजे थका हारा पसीने में भीगा हुआ घर लौटता था। मुझे पता था अगर मैंने राहुल से शादी की तो मेरी बाकी की ज़िंदगी भी ऐसे ही बीतने वाली थी, हर चीज़ को तरसते हुए, अपनी ख्वाहिशों और खुशियों का गला घोंटते हुए। और मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहती थी। हालांकि राहुल मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। उसकी आंखों में मुझे देखकर जो चमक उभरती थी वो उसके दिल की सच्चाई को बयां करती थी, लेकिन मैंने उसे कभी भी कोई अहमियत नहीं दी। एक बार उसने मुझे रास्ते में रोककर मुझसे बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैंने उसे बुरी तरह डांट दिया था और कहा था, आइंदा मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना। तुम जैसे 3rd क्लास और गरीब लोगों की इतनी औकात नहीं कि मुझ जैसी खूबसूरत लड़की के सपने देखे। मैं ये कहकर अपने घर चली आई थी। पीछे से राहुल का क्या हाल हुआ मुझे नहीं पता। मुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। भगवान ने अगर दिल खोलकर मुझे गरीब बनाया था तो दिल खोलकर खूबसूरती भी दी थी। मेरी अम्मा मेरी खूबसूरती को देखकर कभी कभी डरती थीं। कहती, अनीता, हम गरीब लोग हैं और भगवान ने तुझे इतना खूबसूरत बनाया है, ऊपर से हमारे सर पर किसी का हाथ भी नहीं है। भगवान न करे अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं क्या करूँगी। मैं तेरे फर्ज से जल्द आज़ाद होना चाहती हूँ ताकि सुकून की सांस ले सकूँ और तू अपने घर में खुशी खुशी रह सके। मैंने अपनी माँ को शुरू से ही कह दिया था कि अम्मा, मेरे लिए किसी गरीब घर का रिश्ता मत देखना, अमीर घर का ही रिश्ता देखना। फिर चाहे वो आदमी 40, 50, 60 साल का हो, लूला हो, लंगड़ा हो, बदसूरत हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुझे अमीर घर में बहू बनकर जाना है। अम्मा मेरी बातें सुनकर अक्सर अपना सिर पीट लिया करती थीं।
शुरू शुरू में तो उन्हें मेरी बातें मजाक लगती थीं और वो मुझे समझाने बैठ जाती, लेकिन आज जब राहुल ने मेरे लिए अपना रिश्ता भेजा और अम्मा ने मेरे सामने वो रिश्ता रखा तो मैंने अम्मा को साफ साफ शब्दों में अपना फैसला सुना दिया था। ये सुनकर अम्मा अपना सिर पीट कर रह गई थीं। वैसे मुझे राहुल की हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। मेरे द्वारा इतनी ज़्यादा बेइज्जती करने के बाद भी वो मेरे लिए रिश्ता भेज चुका था। अगर राहुल अमीर होता तो मुझे उससे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसके जैसी खूबसूरती हर लड़की का सपना होती है। लेकिन मेरा सपना सिर्फ खूबसूरती नहीं था, मुझे पैसा चाहिए था, बेशुमार दौलत, जिससे मैं अपनी सारी अधूरी ख्वाहिशें पूरे कर सकूं। मैंने अपनी ज़िंदगी के ये 20 साल बहुत तरस तरस कर गुजारे थे। मुझे याद है जब मेरे पापा जिंदा थे तब भी हम कोई अमीर लोग नहीं थे। हमारी ज़िंदगी रोज़ की तंगी में ही गुजरती थी। पापा एक ऑफिस में चपरासी का काम करते थे और उनकी जो भी तनख्वाह होती थी वो महीने के आखिर तक ख़त्म हो जाती थी, वो भी सिर्फ दाल और रोटी में। बाकी की ख्वाहिशें तो कहीं अंदर ही अंदर दम तोड़ देती थीं। हालांकि पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने की भी कोशिश करते थे, लेकिन मेरी ख्वाहिशें छोटी नहीं थीं। मैं बड़ी गाड़ी में घूमना चाहती थी, बड़े से घर में रहना चाहती थी और अच्छे महंगे स्कूल में पढ़ना चाहती थी। लेकिन मेरे पापा की इतनी हैसियत नहीं थी। उन्होंने मुझे सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाया था, जो मेरे घर से कुछ ही दूरी पर था। मुझे सरकारी स्कूल में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। 5th क्लास के बाद ही मैंने घर में शोर मचाना शुरू कर दिया कि अगर मुझे आगे पढ़ना है तो किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ना है, वरना मैं सरकारी स्कूल में नहीं जाऊंगी। मेरी जिद को देखते हुए मम्मी पापा ने मुझे प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। स्कूल के हेडमास्टर ने हमारी स्थिति देखकर मेरी फ़ीस थोड़ी कम कर दी थी, क्योंकि मेरे पापा ने उनसे बहुत विनती की थी कि हम बहुत गरीब लोग हैं, लेकिन बेटी की ख्वाहिश को देखते हुए हम उसे पढ़ाना चाहते हैं। हेडमास्टर भले इंसान थे, उन्होंने मेरी फ़ीस कम कर दी, लेकिन हमारे लिए वो फ़ीस भी बहुत ज़्यादा थी। मेरी अम्मा लोगों के कपड़े सिलाई करने लगीं और उन्होंने जैसे तैसे करके मेरी फ़ीस भरना शुरू कर दी। लेकिन मेरी ख्वाहिशें धीरे धीरे और भी बढ़ने लगी थी। अब मुझे अच्छे बैग, अच्छे जूते और अच्छे कपड़ों की ख्वाहिश होने लगी थी। जब लंच बॉक्स में उबले हुए चावल या आलू की सब्जी होती तो मेरा मन ख़राब हो जाता और मैं लंच बिना खाए वापस आ जाती। मैंने अम्मा से साफ कह दिया कि अगर मुझे इस तरह का सादा खाना मिलेगा तो मैं लंच नहीं करूँगी। मेरी अम्मा ने मेरी बात को मानते हुए मुझे थोड़ा अच्छा खाना देना शुरू कर दिया था। वो खाना मेरी सहेलियों जितना अच्छा तो नहीं होता था, लेकिन फिर भी काम चल जाता था। बचपन से ही मेरे मन में ये ख्वाहिश बढ़ने लगी थी कि बड़े होकर मुझे बहुत अमीर बनना है और अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है। समय बीतते बीतते मैं 15 साल की हो गई थी कि तभी मेरे पापा बहुत बीमार पड़ गए थे। जब उनका चेकअप कराया गया तो पता चला उन्हें टीबी का मर्ज है, जो कई साल पुराना है और अब बिगड़ चुका है। कुछ समय बाद एक दिन पापा को खून की उल्टी हुई और वो हमेशा के लिए हम लोगों को छोड़कर चले गए। पापा के जाने के बाद हमारे हालात और भी ख़राब हो गए थे, लेकिन मेरी माँ ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने लोगों के घरों में जाकर काम करना शुरू कर दिया, जिससे हमारा गुजारा चलने लगा। धीरे धीरे मैं 20 साल की हो गई थी और मेरे भीतर अमीर बनने की ख्वाहिश और भी जोर पकड़ने लगी थी। ऐसे में जब आज राहुल का रिश्ता मेरे लिए आया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। राहुल से शादी करके मेरी ज़िंदगी उसी तंग हाली में गुजरने वाली थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैंने ठान लिया था कि मैं सुबह राहुल से मिलूंगी और उसे साफ कह दूंगी कि मेरे घर दोबारा रिश्ता भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी तरफ से ये रिश्ता नामंजूर है। दिल में पक्का फैसला करके मैं सुकून से सो गई थी। सुबह उठी तो सबसे पहले नहा धोकर कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई। ये मेरा BA 3rd ईयर था और इसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ देने का फ़ैसला किया था। मैंने अम्मा को साफ कह दिया था कि अब मैं आगे पढ़ाई नहीं करूँगी, बस किसी अमीर आदमी से शादी करूँगी और अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगी। जब मैं रसोई में आई तो अम्मा नाश्ता बना रही थीं। नाश्ते में आलू के पराठे, दही और अचार देखकर मेरा दिल खुश हो गया था। मैंने कहा, माँ, आज तो आपने मेरा दिल खुश कर दिया। अम्मा ने कहा, मेरी बेटी खुश रहेगी तो मैं भी खुश रहूँगी, और क्या पता तू अब कितने दिन तक मेरे साथ है। तेरी शादी हो जाएगी तो तू मुझे छोड़कर चली जाएगी, इसलिए जब तक तू मेरे साथ है मैं तुझे खुश और चहकता हुआ देखना चाहती हूँ। अम्मा का इशारा मैं समझ गई थी। वो राहुल के रिश्ते पर दिलो जान से फिदा थीं और उन्हें होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए राहुल जैसा लड़का मिलना बहुत बड़ी बात थी। कम से कम वो नौकरी तो करता था और नौजवान था। हम जैसे गरीबों को और क्या चाहिए। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, माँ,
मैंने आपको रात को ही कहा था कि मुझे राहुल का रिश्ता पसंद नहीं है और जब तक मेरी पसंद का रिश्ता मुझे नहीं मिलता मैं शादी नहीं करूँगी। ये कहकर मैं किचन में छोटी सी टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगी। अम्मा ने आगे कुछ कहना जरूरी नहीं समझा। उन्हें पता था मैंने अपनी जिद में कितनी पक्की हूँ। कॉलेज जाने से पहले मैं राहुल से मिलना चाहती थी। मुझे पता था वो अभी ऑफिस नहीं गया होगा। मैं सीधे उसके घर चली गई। दरवाजे पर हल्का सा खटका दिया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और सामने राहुल खड़ा था। नहाया धोया फ्रेश दिख रहा था। उसके गीले बाल बिखर कर उसके माथे पर आ गए थे और उनमें से हल्का हल्का पानी टपक रहा था। उसने सिर्फ सैंडो बनियान और नीचे लोअर पहन रखा था। उसे इस रूप में देखकर मेरे चेहरे पर थोड़ी देर के लिए हल्की सी शर्म की लाली आ गई थी, लेकिन मैंने जल्दी से अपना मुंह फेर लिया था। मैंने कहा, राहुल, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। और राहुल की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने कहा, अनीता आओ ना, इस तरह बाहर क्यों खड़ी हो। ये कहते हुए उसने खूंटी से अपनी शर्ट उतार कर पहन ली। मैं अंदर चली आई। चारों ओर गरीबी की झलक दिख रही थी। साइड में एक पुराना टूटा हुआ सिंगल बेड था जिस पर गद्दा डालकर उसे लेटने लायक बना दिया गया था। उसके साथ एक कुर्सी और टेबल रखी हुई थी जिस पर राहुल ने अपने काम का जरूरी सामान रखा हुआ था। एक कोने में किचन था जिसमें कुछ पुराने बर्तन पड़े थे। ये छोटा सा एक कमरे का मकान उसकी गरीबी की कहानी बयां कर रहा था। मुझे यकीन था कि मैं अपनी ज़िंदगी इन हालातों में नहीं बिता सकती थी। राहुल का तो बस नहीं चल रहा था कि वो मुझे अपने सर माथे पर बिठा ले। उसने कहा, अनीता, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे घर आई हो। उसकी इतनी बेकरारी और आंखों में बढ़ती चमक देखकर एक पल के लिए मेरा दिल धड़क उठा था, जबकि मैं तो उसे इस रिश्ते से मना करने आई थी, लेकिन वो कुछ और ही समझ रहा था। पर मुझे हिम्मत करके अपना फैसला सुनाना ही था ताकि वो आगे से आकर अम्मा का दिमाग ख़राब ना कर सके। मैंने कहा, राहुल, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं होगा। तुमने अपना रिश्ता मेरे घर भेजने की गलती की है, जबकि मैंने तुम्हें पहले ही मना कर दिया था कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर भी तुमने रिश्ता क्यों भेजा। मेरी बात सुनकर राहुल के चेहरे की सारी खुशी एक पल में उड़ गई थी। कहने लगा, लेकिन अनीता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यकीन मानो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। मैं बहुत मेहनत करूँगा और एक दिन तुम्हें सारी खुशियाँ दूँगा। बस तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। मेरा विश्वास करो अनीता, मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं दूँगा। अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं टूट जाऊँगा। राहुल की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन मैंने हाथ बढ़ाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। मैंने कहा, बस चुप हो जाओ राहुल, तुम मुझे इस प्यार की मोहब्बत की बातों में पागल नहीं कर सकते। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी। मैं तुम्हारी गरीबी में घुट घुट कर अपनी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती। तुम कितनी भी मेहनत कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये कमा सकते हो, और भले ही तुम 25-30 हज़ार रुपये कमाने लगो तब भी मेरी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकते। मुझे गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब चाहिए जो तुम मुझे नहीं दे सकते। और आगे से मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उसे ये सुनाकर उसके घर से निकल आई थी और वो पीछे से मुझे आवाज़ें देता रह गया। अब मुझे सुकून था कि राहुल दोबारा मेरे घर रिश्ता नहीं भेजेगा। मैं चुपचाप कॉलेज चली गई। जब मैं कॉलेज से घर वापस आई तो अम्मा बड़ी उदास आंगन में बैठी थीं। मैंने उनकी उदासी की वजह पूछी तो वो बोली, अरे कमबख्त, तू तो खुश हो जा, तेरे मन की मुराद पूरी हो गई। मैंने पूछा, अम्मा क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्या किसी अमीर घर से रिश्ता आया है? मेरी खुशी के मारे मैं खिल उठी थी और दौड़कर अम्मा के पास बैठ गई। अम्मा ने मेरे सर पर हल्की सी चपत मारते हुए कहा, बेवकूफ़, तुझे बस अमीर अमीर ही दिखता है, इसके अलावा कोई दूसरा काम भी है या नहीं? अरे ज़िंदगी में सब कुछ पैसा ही नहीं होता। मैंने कहा, लेकिन क्यों, पैसा ही सब कुछ होता है अम्मा। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबी में काट दी, बताइए क्या मिला आपको? क्या मिला? सुकून नहीं ना? तो फिर मुझे गरीब नहीं रहना। आप ये बात क्यों नहीं समझती? मेरी बातों को सुनकर अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, वो सब छोड़, तुझे पता है राहुल घर छोड़कर चला गया है। मैंने रिश्ता करवाने वाली को उसके घर भेजा था, लेकिन उसने बताया कि वो आज दोपहर को ही अपना सामान समेटकर यहाँ से चला गया है। पता नहीं क्यों, जबकि वो तो तेरे रिश्ते के लिए दिलो जान से तैयार था। उसने तो मुझसे विनती भी की थी कि आंटी, अनीता को मना लीजिए, मैं उसे बहुत खुश रखूँगा। लेकिन इस तरह अचानक घर छोड़कर चला गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। अम्मा की बात सुनकर मेरे दिल में एक हल्की सी चुभन हुई थी, यानी जो बातें मैं सुबह कहकर गई थी वो उसके दिल पर लगी थीं, और अब वो ये घर छोड़कर चला गया था। मुझे खुशी हुई कि अब राहुल से मेरा दोबारा सामना नहीं होगा। मैंने कहा, माँ, जिनके बैकग्राउंड का कोई ठिकाना नहीं होता
वो ऐसे ही होते हैं। अच्छा हुआ मेरी शादी उससे नहीं हुई, वरना पता नहीं वो मुझे लेकर ही गायब हो जाता और आप अपनी बेटी के लिए तरसती रह जाती। अम्मा ने मेरे मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, अनीता कैसी बातें करती है तू? अरे तू तो मेरी ज़िंदगी है। देखना मैं तेरी शादी ऐसी जगह करूँगी जहाँ मैं तुझे हर वक्त अपनी आंखों के सामने रख सकूँ। वैसे राहुल के जाने का मुझे बहुत दुख है। बहुत अच्छा लड़का था, संस्कारी था। पता नहीं क्या समस्या हुई कि वो अचानक घर छोड़कर चला गया। शायद भगवान की मर्जी यही थी। देखना राहुल से भी अच्छा रिश्ता तेरे लिए आएगा। ये कहकर अम्मा ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और मैं दिल ही दिल में अम्मा की मासूमियत पर हंस पड़ी थी। खैर दिन पंख लगाकर उड़ने लगे थे। मेरा बीए थर्ड ईयर भी पूरा हो गया था और अब मैं अम्मा के साथ घर में सिलाई में उनका हाथ बटाने लगी थी। इस बीच मेरे लिए और भी कई रिश्ते आए थे, लेकिन वे मेरे स्टैंडर्ड्स के नहीं थे। कोई परचून की दुकान पर काम करता था, तो कोई चपरासी था, तो कोई स्कूल में छोटा मोटा टीचर था। कुल मिलाकर उनकी महीने की आमदनी 15 से 20 हजार रुपये के बीच थी। ऐसे रिश्ते देखकर मेरा दिल टूट जाता था। क्या मुझे ऐसे घर में जाना था जहाँ मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारती? मैं भगवान से दुआ करती थी कि मेरे लिए किसी अमीर घर से रिश्ता आए और आखिरकार मेरी ये ख्वाहिश जल्दी ही पूरी हुई। उस दिन मैं अम्मा की दवाइयाँ लेने मेडिकल स्टोर पर गई थी। जब दवाइयों का बिल बना तो मेरे पास 400 रुपये कम थे। मैंने मेडिकल स्टोर वाले से बहुत विनती की कि मैं अगली बार 400 रुपये दे जाऊंगी, लेकिन वो किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं था। तभी मेरे पास एक 50-55 साल का आदमी खड़ा था। वो आदमी काफ़ी देर से मुझे ही देख रहा था। जब मेडिकल वाला किसी तरह मानने को तैयार नहीं हुआ तो उस आदमी ने 400 रुपये निकाल कर मेडिकल वाले के सामने रख दिए और कहा, ये लो और इस लड़की का बिल क्लियर कर दो। मैं उस आदमी को हैरानी से देखने लगी। वो देखने में काफ़ी अमीर लग रहा था। मैंने उसे धन्यवाद कहा और बोली, मैं आपके पैसे जल्दी ही लौटा दूंगी। उसने गहरी नज़रों से मुझे देखा और बोला, अरे नहीं, इन पैसों को लौटाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन्हें मेरी तरफ से तोहफा समझकर स्वीकार करो। मैंने उसे फिर से धन्यवाद किया और घर वापस लौट आई। लेकिन मेरी हैरानी की हद न रही जब अगले दिन वही आदमी मेरे घर बैठा हुआ था। वो अपनी लंबी चौड़ी गाड़ी में आया था। उसकी गाड़ी देखकर ही मेरी आंखें चमक उठी थीं। जब उसने मेरी माँ के सामने अपने रिश्ते की बात रखी तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरा सपना इस तरह पूरा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। अम्मा तो उस आदमी का मुंह देखती रह गईं, जो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ा था और मेरा रिश्ता मांग रहा था। मेरी माँ ने साफ इनकार कर दिया और कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बेटी अभी सिर्फ 20 साल की है और मैं उसकी शादी आप जैसे बड़े उम्र के आदमी के साथ नहीं कर सकती। वो आदमी कहने लगा, देखिए, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूँगा। मैं अपने घर में बिल्कुल अकेला रहता हूँ। मुझे एक जीवन साथी की सख्त ज़रूरत है जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता सकूँ। मेरा एक बेटा है, लेकिन वो मुझसे नाराज़ होकर मुझे छोड़कर चला गया है। मैं घर पर अकेला रहता हूँ। हालांकि मेरा इरादा शादी करने का नहीं था, लेकिन अब ये मेरी मजबूरी बन चुकी है। मैं नौकरों के सहारे नहीं रह सकता। मुझे किसी ऐसे की ज़रूरत है जो मेरी ज़रूरतों का ख्याल रख सके। और मैं तुरंत बोल पड़ी। मैंने कहा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मेरी खुशी की तो कोई सीमा नहीं थी। मेरी सारी मन की मुरादें पूरी हो गई थीं। अम्मा ने मुझे हैरानी से देखा, जबकि वो आदमी जिसका नाम पराशवर तनवर था उठते हुए बोला, मैं कल फिर आऊँगा, आप सोच समझकर जवाब देना। उसके जाते ही अम्मा मुझ पर गुस्से से बरस पड़ी। तू पागल हो गई है अनीता, कैसे तू एक 55 साल के आदमी के साथ ज़िंदगी गुजारेगी? मैंने कहा, माँ, लेकिन वो बहुत अमीर है। मेरी सारी ख्वाहिशें और सारे शौक़ पूरे हो जाएंगे। बस मुझे उसी से शादी करनी है। अम्मा ने मुझे लाख समझाया, लेकिन मैं अपने फैसले पर अड़ी रही। मैंने साफ कह दिया कि अगर कल आपने उसे हाँ नहीं कहा तो मैं अपनी जान दे दूँगी। मेरी बात सुनकर अम्मा का दिल बैठ गया। उन्होंने अपने दिल पर हाथ रखा और मेरी अकल पर मातम करने लगी। कहने लगी, अनीता, एक दिन तू बहुत पछताएगी। लेकिन मुझे यकीन था मैं कभी नहीं पछताऊंगी, बल्कि बहुत खुश रहूंगी। अम्मा ने मेरी जिद देखते हुए अगले दिन ही पराशवर को हाँ कर दिया। 15 दिन के बाद मेरी शादी की तारीख भी तय हो गई। मंगनी के दिन पराशर ने मेरे लिए इतना सामान भेजा था कि मेरी आंखें चकाचौंध हो गई थीं। मोहल्ले के सारे लोग फटी फटी आंखों से मेरे मंगनी के सामान को देख रहे थे और मैं मंगनी की डायमंड रिंग पहने खुश हो रही थी। शादी के सारे इंतजाम पराशर ने किए थे और धीरे धीरे शादी का दिन भी आ गया था। डायमंड ज्वेलरी पहने दुल्हन बनी मैं खुद को आईने में देख रही थी। कभी सोचा नहीं था कि मेरी किस्मत कुछ इस तरह खुलेगी। जब अम्मा मेरे कमरे में आईं तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे खुश रहने का आशीर्वाद दिया। कहने लगी, अनीता,
मैंने हमेशा तेरे लिए खुशियों की दुआ मांगी थी। अब जब तू इस तरह खुश है तो मेरी दुआ है कि ज़िंदगी में तुझे कोई गम ना आए। अब तूने शादी कर ली है तो हमेशा अपने पति के साथ वफादार रहना और उसे खुश रखने की कोशिश करना। माँ ने मेरे माथे को चूमा और मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले आई। बाहर पंडित जी शादी की सारी तैयारियां कर चुके थे। अगले ही पल मैं मंडप में बैठी और धीरे धीरे हमारी शादी संपन्न होने लगी। मैं अपने पति के साथ विदा होकर उसके महल जैसे घर में चली आई। मेरा स्वागत बहुत ही शानदार तरीके से किया गया। घर में कोई नहीं था सिवाय नौकरों के। पराशर ने मेरे स्वागत की तैयारियां बहुत अच्छे से की थीं। घर में कुछ उम्रदराज नौकरानियां थीं जिन्होंने कुछ रस्में की और फिर मुझे मेरे पति के कमरे में बिठा दिया। जब मैं सुहागरात के कमरे में अपने पति की सेज सजाए बैठी थी तो मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। कुछ पल के लिए मेरे बूढ़े पति का चेहरा मेरी आंखों के सामने लहराया। क्या मेरा बूढ़ा पति मुझे वो प्यार दे पाएगा जो मुझे राहुल देता? पता नहीं क्यों आज राहुल का ख्याल मेरे दिल में आ गया था, लेकिन मैंने जल्दी ही उसके ख्यालों को अपने दिल से झटक दिया था। भले ही मेरा पति मुझे शारीरिक रूप से संतुष्ट ना कर पाए, लेकिन मैं इन सब बातों को मैनेज कर लूँगी। मैंने खुद को समझाया था कि मुझे बेशुमार दौलत तो मिली है, इसीलिए मैंने खुद को रिलैक्स किया और अपने पति का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद मेरे पति कमरे में दाखिल हुए। मुँह दिखाई में उन्होंने मुझे डायमंड की एक और रिंग पहनाई और कहने लगे, मेरी पत्नी का 5 साल पहले देहांत हो गया था। मेरा एक बेटा भी है, लेकिन वो मुझसे नाराज़ होकर मुझे छोड़कर चला गया है। मैंने धीरे से पूछा, आपका बेटा आपसे नाराज़ क्यों है? मेरे पति बताने लगे, जैसा कि तुम जानती हो मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं है। मेरा बिजनेस देश विदेश में फैला हुआ है और मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में अक्सर बाहर जाता रहता था। मेरे पति ने अपनी बीमार पत्नी के बारे में बताना शुरू किया कि मेरी पत्नी बहुत ही सीधी सादी और घरेलू टाइप की औरत थी। वो अपने घर और हमारे बेटे में ही उलझी रहती थी। वो अपनी बीमारी को दबा लिया करती थी और कभी मुझे परेशान करने की ज़रूरत नहीं समझती थी। उसके सिर में कुछ सालों से दर्द रहता था जिसे वो नज़रअंदाज करती रहती थी। शायद वो मुझे अपनी परेशानी इसीलिए भी नहीं बताती थी क्योंकि मेरे पास उसके लिए वक्त ही नहीं होता था। कभी कभी जब वो मेरे करीब आने की कोशिश भी करती और मुझसे बात करना चाहती तो मैं अपने कामों में व्यस्त होता था। इस तरह उसने मुझे कभी अपनी तकलीफ़ नहीं बताई और धीरे धीरे उसका सिर दर्द बहुत बढ़ गया। एक दिन जब उसका चेकअप कराया तो पता चला उसे ब्रेन ट्यूमर है और वो आखिरी स्टेज पर है। उसके पास अब कुछ ही समय बचा था। जब मेरे बेटे को ये बात पता चली तो उसने मुझे ही दोषी ठहराया। उसने कहा कि आपने मेरी माँ का ख्याल नहीं रखा, आपने उन्हें कभी इतना समय नहीं दिया कि वो आपको अपनी परेशानी बता सकती। मेरा बेटा अपनी माँ के बहुत करीब था और अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। जब उसकी माँ चली गई तो उसने मुझसे और मेरे पैसे से नफरत करते हुए कहा कि इसी पैसे की खातिर मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। अगर आप इस बिजनेस और पैसे में न उलझे होते तो आप मेरी माँ का ख्याल रखते और आज वो जिंदा होती। मैंने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की क्योंकि वही मेरा आखिरी सहारा था, लेकिन वो मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं अकेले ही अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। लेकिन जब उस दिन मैंने तुम्हें मेडिकल स्टोर पर देखा तो तुम्हारी सादगी और मजबूरी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मुझे लगा तुमसे शादी करके मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दे सकता हूँ जिनकी तुम्हें ज़रूरत है और इस तरह मुझे भी एक साथी मिल जाएगा। अब ये बुढ़ापे के दिन है और ये दिन अकेले नहीं कटते। ये कहते कहते मेरे पति ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। ये मेरा पहला अनुभव था क्योंकि मैंने पहले कभी किसी मर्द को अपनी ज़िंदगी में आने की अनुमति नहीं दी थी। जब मेरे पति के हाथ मेरे शरीर को छूने लगे तो मेरे भीतर एक बिजली सी दौड़ने लगी थी। मैं 20 साल की जवान और जज्बातों से भरी हुई लड़की थी। मेरे जज्बात इस समय चरम पर थे और मैं अपनी पति की बाहों से लिपट जाना चाहती थी। मुझे उनके साथ सुकून मिल रहा था, लेकिन मेरे पति जल्दी ही मुझसे अलग होकर करवट लेकर सो गए थे। मेरे दिल के जज्बात अभी भी शांत नहीं हुए थे। मैं हैरान नज़रों से उन्हें देख रही थी। मेरी सांसें तेज चल रही थीं और दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। मैं फिर से उनके पास जाना चाहती थी, अपने जज्बातों को ठंडा करना चाहती थी, लेकिन वो तो कुछ ही देर में खर्राटे लेकर सो गए थे। मेरा दिल टूट सा गया था। मैं चुपचाप बाथरूम में चली गई और काफ़ी देर तक ठंडे पानी के नीचे खड़ी होकर अपने मचलते जज्बातों को शांत करने की कोशिश करती रही। जब मुझे थोड़ा सुकून मिला तो मैं आकर बिस्तर पर लेट गई। पहली बार मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। क्या मैंने शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी? क्या मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही पति के प्यार के लिए तरसते हुए गुजर जाएगी? लेकिन मैंने जल्दी ही खुद को समझा लिया था
कि पति का प्यार न सही, कम से कम दौलत तो मेरे पास थी। मैं अपने सारे शौक पूरे कर सकती थी। यही सोचते हुए मैं नींद की आगोश में चली गई। अगली सुबह बहुत शानदार थी। मैंने एक शानदार सा नाश्ता किया और मेरे पति कुछ देर नाश्ते की टेबल पर मेरे साथ बैठे रहे थे। फिर उन्होंने कहा, डार्लिंग, अपना ख्याल रखना। मुझे 8 दिन के लिए बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में अमेरिका जाना होगा। तब तक तुम ड्राइवर के साथ अपने लिए खूब सारी शॉपिंग कर सकती हो और जहाँ चाहो घूम सकती हो। मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं तो सोच रही थी कि मेरे पति मुझे हनीमून पर ले जाएंगे, लेकिन वो तो अकेले ही अमेरिका जा रहे थे। मेरा दिल उदास हो गया। उनके जाने के बाद मैं चुपचाप अपने कमरे में लेट गई। दोपहर तक मैं पूरे घर में घूम चुकी थी। ये घर बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा था और एक बहुत बड़ा गार्डन भी था जिसमें एक स्विमिंग पूल भी बना हुआ था। ये घर बिल्कुल मेरे सपनों के जैसा था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में उदासी थी। मैं खुश होना चाहती थी, अपने सपनों के पूरे होने पर जश्न मनाना चाहती थी, लेकिन दिल से खुश नहीं हो पा रही थी। मैं खुद को बहलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। जब मेरा मन किसी भी तरह नहीं बहल सका तो मैं ड्राइवर के साथ मार्केट चली गई। अपने लिए ढेर सारे कपड़े खरीदे जिनके बारे में मैंने पहले कभी सपने देखे थे। घर आई तो मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही वो मुझसे लिपट गईं। मेरी माँ ने मेरे चेहरे को पढ़ते हुए पूछा, अनीता, तू खुश तो है ना? मैंने हंसते हुए अपनी माँ को यकीन दिलाया, माँ, मैं बहुत खुश हूँ। देखो ना, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैंने अपनी माँ को अपनी सारी शॉपिंग दिखाई और कहा, माँ, पता है आपको, ये सारी शॉपिंग मैंने पूरे 10 लाख रुपये की है। मेरी माँ बस मेरे चेहरे को निहार रही थी। शायद मेरे चेहरे पर सच्ची खुशी तलाश कर रही थी। मैंने अपने चेहरे पर खुशी का नकाब पहन लिया था और मुझे खुश देखकर मेरी माँ भी खुश हो गई थी। उन्होंने मुझे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अपने घर चली गईं। माँ के जाने के बाद मैं चुपचाप अपने कमरे में चली आई। जितनी खुशी मुझे शॉपिंग करते हुए हो रही थी, अब उन कपड़ों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिन यूं ही घुट घुट कर गुजर रहे थे। कुछ दिन बाद मेरे पति वापस लौट आए थे और उन्हें देखकर मैं खुश हो गई थी। मेरे सीने में दबे जज्बात फिर से मचलने लगे थे। जब शादी नहीं हुई थी तो मैं अपने जज्बातों को थपक कर सुला लिया करती थी। सोचती थी जब शादी हो जाएगी तो दिल के सारे अरमान निकालूंगी, लेकिन अब जबकि मेरी शादी हो चुकी थी और मेरे पति का साथ मेरे पास था तो मुझे अपने पति की ज़रूरत महसूस होने लगी थी। शादी की पहली रात भी मेरे पति मुझे खुश नहीं कर पाए थे, लेकिन अब मेरा दिल फिर से धड़कने लगा था कि मैं अपने पति की बाहों में लिपट जाऊं और ख़ुद को सैराब कर लूं। मेरे पति ने आते ही मुझे अपने करीब किया। मेरे लिए वो ढेर सारे तोहफे भी लेकर आए थे जिससे मैं बहुत खुश हुई। हमने साथ में मिलकर खाना खाया। अब मुझे बेसब्री से रात का इंतज़ार था क्योंकि मैं अपने पति की संगत पाना चाहती थी। जैसे ही रात हुई मेरे पति कमरे में आए और बेड पर सोने के लिए लेट गए। मैं बेकरार होकर उनसे लिपट गई। मैंने खुद ही आगे बढ़कर उन्हें चूमना शुरू कर दिया और मेरी इस हरकत पर मेरे पति मुस्कुराए और मेरे माथे पर प्यार किया। कहने लगे, अनीता, इस वक्त मैं बहुत थका हुआ हूँ, जाओ तुम भी सो जाओ। ये कहकर वो मुझसे करवट लेकर सो गए थे। आज फिर से मेरे मन में मचलने वाले जज्बातों पर ओस पड़ी थी। मेरी आंखों के कोने गीले होने लगे थे। क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही रोते सिसकते गुजरने वाली थी? दिल के किसी कोने में दबी राहुल की मोहब्बत फिर से सर उठाने लगी थी। आज अगर मैं राहुल की पत्नी होती तो ये तड़पते हुए रातें न गुजरती, बल्कि मैं तो उसकी बाहों में लिपट कर सुकून से सो रही होती। लेकिन जल्दी ही मैंने राहुल को अपने ख्यालों से झटका था। मैं राहुल को याद करके दिल में दबी राहुल की मोहब्बत को चिंगारी देना नहीं चाहती थी, क्योंकि अब मैं किसी और की पत्नी थी और राहुल मुझे किसी भी कीमत पर दोबारा मिलने वाला नहीं था। उस रात मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह उठी तो मेरे सिर में हल्का हल्का दर्द था। मेरे पति ऑफिस चले गए और मैं फिर से उदास उदास पूरे घर में घूम रही थी। थोड़ी देर बाद मेरे पति का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, अनीता, बहुत बड़ी खुशखबरी है, मेरा बेटा वापस आ रहा है। मैंने उसे फ़ोन करके माफ़ी मांगी है और उसने मुझे माफ़ कर दिया है। वो 2 घंटे में घर पहुंच जाएगा। तुम उसके स्वागत की तैयारी करो, मैं भी घर आ रहा हूँ। मुझे अपने पति के बेटे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरा दिलो दिमाग तो बस एक ही बिंदु पर अटका हुआ था कि मुझे अपने पति की संगत कैसे मिले। बेमन से अपने पति के बेटे की स्वागत की तैयारियां करने लगी। नौकरानी की मदद से मैंने ढेर सारे खाने तैयार किए। उसके बाद मैं नहा धोकर अच्छे से तैयार हो गई। आज मैंने रेड कलर की सितारों वाली साड़ी पहनी थी जो मेरी दूधिया रंगत पर खूब जच रही थी। हल्का फुल्का मेकअप भी किया था और एक डायमंड का सेट भी पहना था
जो मेरे पति अमेरिका से लाए थे। अपनी खूबसूरती देखकर मैं खुद पर ही फिदा हो गई थी, लेकिन मेरा दिल फिर से उदासियों से भर गया था कि मेरी खूबसूरती को सराहने वाला कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। मैंने देखा तो एक खूबसूरत सी गाड़ी खड़ी थी। मुझे पता था मेरे पति का बेटा होगा। मैं नीचे उतर कर आई। थोड़ी ही देर में हमारे घर का दरवाज़ा खुला और एक खूबसूरत नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर मेरी सांसें थम गईं। मेरे पैरों ने मेरे शरीर का बोझ उठाने से मना कर दिया। ये मेरे साथ इतना बड़ा मजाक क्यों हुआ था? क्योंकि मेरे सामने तो राहुल खड़ा था, जो कभी मुझ पर दिलो जान से फिदा था। मुझे देखकर उसकी आंखों में भी हैरानी उभर आई थी। अभी राहुल कुछ कहता इससे पहले ही मेरे पति अंदर दाखिल हुए। राहुल को देखकर वे एकदम उसके गले से लग गए और उसे बेतहाशा प्यार करने लगे। कहने लगे, राहुल मेरा बेटा, मेरी जान, तूने मुझे माफ़ करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। तो मुझे छोड़कर मत जाना। मैं अपने इकलौते बेटे के बिना अधूरा हूँ। जबकि मेरी और राहुल की हालत एक जैसी थी, फिर भी राहुल को मेरे पास लेकर आए और कहने लगे, देखो, तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत तन्हा हो गया था और मैंने शादी कर ली। अनीता बहुत अच्छी है। राहुल, जाओ अपनी माँ का आशीर्वाद लो। मेरे लिए अब और ज़्यादा बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। मैं भागकर कमरे में आ गई। ये मेरे साथ क्या हुआ था? जब मेरे पति का प्यार मुझे नहीं मिल पाता था तो मैं चुपके से राहुल को याद किया करती थी। सोचती थी कि अगर मेरी शादी राहुल से हो जाती तो मैं अपने जज्बातों को यूं ना थपकती। वो मुझे पूरी तरह संतुष्ट रखता। लेकिन फिर मैं राहुल का ख्याल अपने दिलो दिमाग से झटक दिया करती थी। लेकिन आज राहुल को अपने सामने देखकर फिर से मेरा मन बेचैन होने लगा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये मैंने क्या कर दिया था? राहुल मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करता था। कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी राहुल के लिए जज्बात थे, लेकिन लालच में आकर मैंने उन जज्बातों की परवाह नहीं की थी और एक बूढ़े आदमी से शादी करके अपनी ज़िंदगी को नर्क बना लिया था। मैंने अपने पति से तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया और कमरे से बाहर नहीं निकली। शाम को मेरे पति जरूरी काम से बाहर चले गए। तब राहुल मेरे कमरे में आया था, उजड़ा हुआ, लूटी पिटी हालत में। उसकी आंखें अब भी लाल अंगारे की तरह हो रही थीं। उसे देखकर मैं एकदम से खड़ी हो गई। उससे नज़रें चुराने लगीं। कहने लगा, अनीता, समझ नहीं आ रहा तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारूं या फिर आपको माँ कहूँ। मुझे नहीं पता था जब मैं अपने घर लौटकर वापस आऊँगा तो मेरे ऊपर कयामत टूट पड़ेगी, वरना मैं कभी लौटकर वापस नहीं आता। मैंने तो तुम्हें अपने दिल के अंदर छुपा रखा था। मैंने तुम्हारी खातिर बहुत पैसा कमाया था और आज मैं बहुत अमीर बन चुका हूँ। जब तुम मुझे बुरी बातें करके छोड़कर चली गई थी तो मैंने वो नौकरी और वो जगह छोड़ दी थी और वहाँ से चला गया था और अपने दोस्त के जरिए विदेश चला गया। वहाँ मैंने नौकरी की और बहुत पैसा कमाया। मैं पहले से ही बहुत अमीर था। मैं चाहता तो तुम्हें अपनी अमीरी दिखाकर तुम्हें हासिल कर सकता था, लेकिन मैं अपने बाप की दौलत को ठुकरा चुका था। अपने बाप से नाराज़ था। अपने बल पर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था और तुम्हें हासिल करना चाहता था। लेकिन इससे पहले ही अपने लालच के हाथों तुम मेरी माँ बन बैठी हो। ये तुमने क्या कर दिया अनीता? आज के बाद मैं कभी इस घर में लौट कर नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं अपने प्यार को अपनी माँ के रूप में नहीं देख सकता। मैं ये घर और ये देश हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। ये कहकर राहुल घर से निकल गया और मैं उसे रोक नहीं पाई। उस रात मैं चीख चीख कर रोई थी और रोते रोते बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल के कमरे में थी। कुछ दिन बाद मैं घर वापस आ गई थी, लेकिन अब मेरे मन में जीने की कोई उमंग नहीं थी। मेरे पति मुझे संभालने की और ज़िंदगी की तरफ लौटाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे मैं इस बेदर्द ज़िंदगी से नाता तोड़ रही हूँ। अपने सारे शौक़ मैंने ख़त्म कर दिए हैं। बस कमरे में बंद रहती हूँ। जिंदा रखने के लिए मेरे पति थोड़ा बहुत मुझे ज़बरदस्ती कुछ खाना खिला देते हैं, लेकिन मुझे अब ज़िंदगी की कोई चाह नहीं है। मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द मौत आ जाए और मैं इस तकलीफ़ से छुटकारा पा लूँ, क्योंकि राहुल की मोहब्बत अब मेरे दिल में पंजे गाड़ चुकी है और अब मैं राहुल के बिना नहीं रह सकती। लेकिन राहुल के बिना मैं मर तो सकती हूँ, इसीलिए मौत की दुआएं मांगती हूँ। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी